तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, सेकेंड राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, थर्ड राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, या फोर्थ या डी राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा मिशन। तो इनमें से कोई एक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। तो देखिए है तो ये पुराना क्वेश्चन। जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत को प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी, ठीक है। तो उसमें से डी आपका राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा मिशन राष्ट्रीय जलवायु योजना का हिस्सा नहीं है। बट पीसीएस में तो पुराने भी पूछते ही हैं, क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना है। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान का संबंध किससे है। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, बी जैव विविधता से, सी आर्द्र भूमियों के रक्षण से, या डी समुद्री परितंत्र के संरक्षण से, है ना। तो अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान का संबंध। तो अभीष्ट राष्ट्रीय जो निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है वो UNFCC है, यूनाइटेड नेशन नेटवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन करके है। UNFCC है तो क्लाइमेट चेंज तक की है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जलवायु परिवर्तन से है, UNFCC जलवायु परिवर्तन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक स्रोतों से यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें वैश्विक मीथेन का जो उत्सर्जन होता है ना। तो जो उत्सर्जन होता है उसको यहाँ पर पूछ रहे हैं मीथेन का, मीथेन गैस का जो उत्सर्जन होता है उसका सर्वाधिक भाग किससे प्राप्त होता है। देखिए मीथेन एक हार्मफुल गैस भी है अपने लिए, ज़्यादा इन्वायरमेंट में होती है तो नुकसानदायक होती है, ओजोन परत के लिए भी नुकसानदायक होती है ना। ऑप्शन ए समुद्र, बी आर्द्र भूमि, सी धान के खेत, या डी घरेलू अपशिष्ट, है ना। तो देखिए मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, और एक ये हरित गृह गैस है, यानी कि जो हरित गृह ओजोन परत को नुकसान देती है, और जो कि वायु प्रदूषक होती है। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से उत्सर्जित होता है। इसके बाद में धान की खेती से भी होता है और घरेलू पशुओं से भी होता है, बट यहाँ पर सर्वाधिक पूछा तो आर्द्र भूमि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये राज्य हैं। ये कौन से राज्य में कौन सा उद्यान स्थित है उसके बारे में बताना है, ठीक है। अंसी महाराष्ट्र, इंद्रावती असम, गुगमल कर्नाटक, नमेरी छत्तीसगढ़। तो अगर आपने इंद्रावती नदी और इंद्रावती पार्क का ये उद्यान का नाम सुना है तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, है ना। तो देखिए इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नमेरी आपकी असम हो जाएगी, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। हाँ, नमेरी आपका असम में ही रहेगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहले भी तो सही सुमेलित नहीं है और एक है। अगर आपको चारों के ऑप्शन आ रहे हैं तो ही आप एक का आंसर निकाल पाओगे। फिलहाल जो आपका बड़ा ताल दिया है, ये आपको बड़ा ताल झील है जो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ये महोबा में नहीं है, ठीक है। तो ये शाहजहाँपुर में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। ऑप्शन ए अजैविक घटक, बी जैविक घटक, सी सामाजिक गतिविधियाँ, या डी उपरोक्त सभी, है ना। तो उपरोक्त सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है या पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी एक युग में सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश, पेरियार केरल, हेमिस उत्तराखंड, फोसिल मध्य प्रदेश। तो इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं, ये देखना है। देखिए जो इन्होंने ये हेमिस दे दिया है ना, तो आपका ये हेमिस यहाँ उत्तराखंड में ना होकर के JK में है, यानी कि JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। ये जम्मू और कश्मीर में है हेमिस। तो यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि एक जो सही सुमेलित नहीं है वो हेमिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोले आर्द्र भूमि का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, या डी केरल। तो कोले आर्द्र भूमि का संबंध केरल राज्य से है और ये राज्य के लगभग 40% चावल की आवश्यकता को पूर्ति करता है ना, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर भी सूची वाला है, सूची के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची का है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो ये दिवस के नाम दिए और तिथि, दिवस के नाम भी खूब आते हैं। और मेरे चैनल पे काफ़ी टेस्ट सीरीज़ हैं, मैंने अभी काउंट नहीं किया है, तो आप लोग अच्छे से उसको प्लेलिस्ट को स्क्रॉल डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको शौक है बहुत सारे चैनल पे विजिट करने का, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी टेस्ट सीरीज़ बहुत कम चैनलों ने अपलोड की है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, आपको हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस 5 दिसंबर, विश्व बाघ दिवस 22 सितंबर, विश्व मृदा दिवस 20 मार्च और विश्व गैंडा दिवस 29 जुलाई को, है ना। तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन है ये बताना है हमें। तो इस तरीके से आप जो विश्व गौरैया दिवस है वो आपका 20 मार्च है, तो विश्व गौरैया दिवस इधर आ जाएगा, यानी कि A3 आ जाएगा। तो फिलहाल A3 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया और वो आपका ऑप्शन A है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये राज्य है। गोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र, औरंग अभ्यारण्य असम, ऊषाकोठी वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा, कांगेर घाटी या घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, है ना। जिसमें से कोई सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो आपका औरंग है, ऊषाकोठी है और कांगेर, ये तो सही है, मेरे को इसी में कन्फ्यूजन हो रही थी और ये गलत भी है। ये महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि गोवा में है। ओके, तो इस ऑप्शन को आप अच्छे से PDF में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में इथोपियन जैव विविधता पाए जाने की संभावना है। ऑप्शन है पूर्वी हिमालय की घाटियाँ, B उच्च हिमालयी क्षेत्र, C प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र या D राजस्थान तथा उसके आसपास का क्षेत्र, है ना। तो इथोपियन जैव विविधता के बारे में बात हो रही है और संभावना ऐसा यानी कि हो सकता है। तो भारतीय जैव विविधता वनस्पति एवं जीवों के मिश्रण के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फिलहाल तो ऑप्शन D सही है, बट PDF में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। पर्यावरण संगठन है और मुख्यालय ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क, IPCC जेनेवा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। ठीक है, तो ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगेन मैं कह रही हूँ कि इसको बढ़िया से PDF से नोट डाउन कर लीजिएगा 2-3 पॉइंट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खूब आते हैं, IPCC की रिपोर्ट आती है ना, ग्रीन पीस की भी आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पर्यावरण संगठन और ये दिया हुआ है, तो उसमें से सही सुमेलित नहीं है वो पूछ रहे हैं ना। तो आपका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क दिया है, ये आपका न्यूयॉर्क में, ये मतलब सही सुमेलित नहीं है B। ओके, ये न्यूयॉर्क में ना होकर लंदन इंग्लैंड में है ना, ये लंदन में स्थित है ना कि न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम होता है। टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, रोम सागरी बायोम या स्टेपी घास बायोम। तो जहाँ पर भी सूर्य की किरणें और बारिश का कम रहेगा, मात्रा कम रहेगी, वहाँ पर ऑटोमेटिक जैव बायोम कम हो जाएंगे। तो टुंड्रा बायोम ऐसे क्षेत्र पे पाया जाता है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है ना, बर्फीली क्षेत्र होती है। तो ऐसे क्षेत्र में सूर्य तब कम पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर जैव विविधता भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है। ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, B पश्चिमी घाट, C पूर्वी घाट या D इलायची पहाड़ियाँ। ये देखिए इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी में भी बन जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरीके से। तो C आपका जो वेलिकोंडा रेंज या वेलिकोंडा हिल्स है, एक निचली पर्वत श्रृंखला जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला प्रणाली का हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर C हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है कार्बन चक्र में, B जल चक्र में, C हाइड्रोजन चक्र में या D नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को परिचालित करता है। ठीक, तो इस तरीके से B ऑप्शन।
चलो पहले खाना बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन ए, जैव उपचार पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना करने में सक्षम है। बी, कंपोस्टिंग एक स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीकी है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है ये बताना है। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है और यह पारिस्थितिकी तंत्र को या की पुनर्स्थापना में उपयोगी होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी यहाँ पर असत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। ऑप्शन है कार्बन की, बी सल्फर की, सी नाइट्रोजन की या डी हरित लवक की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ पर कीट भक्षी बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पर किस चीज़ की कमी होगी, है ना। तो उन स्थानों पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कारण इस कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर उससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। ये कीट पतंगे नहीं, कीट भक्षी पौधे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परितंत्र में एक निश्चित समय में किन पदार्थों की उपस्थिति मात्रा खड़ी अवस्था को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है जैविक पदार्थों की, बी अजैविक पदार्थों की, सी ए और बी दोनों की या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में निश्चित समय में अजैविक पदार्थों की उपस्थिति मात्रा खड़ी अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो केवल बी हो जाएगा, अजैविक पदार्थों की मात्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है एकल पारिस्थितिकी, बी विलग पारिस्थितिकी, सी समुदाय पारिस्थितिकी या डी स्वपारिस्थितिकी। तो यहाँ पर केवल कुछ मतलब एकल पारिस्थितिकी या कौन सा सही होगा ये बताना है। तो परितंत्र एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है, उस हिसाब से स्वपारिस्थितिकी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण का है। तो बहुत ध्यान से देखिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। ठीक है, वन क्षेत्र मतलब जो वनों की जगह है या जो उसकी मात्रा है, जो जितनी पहले मात्रा थी उसमें कमी आ रही है, ह्रास हो रहा है। तो जननांगी संक्रमण से यानी कि लोग उसमें प्रत्यक्षता संबंधित है ये कह रहे हैं। कारण है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ये कथन और कारण सही है या गलत है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कथन और कारण का ही है। तो समझना है हमें, वन कृषि के दास मात्र नहीं है बल्कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र एवं उपमाता के समान है। कारण कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक है। तो कथन और कारण में दोनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर भी कथन और कारण सही है। क्यों? क्योंकि कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए वनों की आवश्यकता रहती है ना, कृषि भूमियों की। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं। या जब भी एक युग में देंगे इसका मतलब है आपको सारे युग आते होंगे, कुछ आइडिया होगा तब आप बता पाओगे। चंदन कर्नाटक, सागवान मध्य प्रदेश, साल केरल, चिनार जम्मू कश्मीर। ये पेड़ हैं और ये क्षेत्र हैं या राज्य हैं। तो यहाँ पे कौन सा असत्य है ये बताना है। तो जो भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी है, ये वन हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से लेकर असम के नवगांव जिले, हिमालय के निचले ढालों एवं तराई के भागों में एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु तथा ओडिशा आदि राज्य में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी की पेटियाँ, फर्नीचर, जहाज आदि में होता है। तो सी यहाँ पर जो साल है इसके बारे में हो रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जैव मंडल रिजर्व को उनके जैव मंडल रिजर्व घोषित होने के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानस, कंचनजंगा, शेषाचलम, सिमलीपाल, नीलगिरी। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है ना। तो ये जब जैव मंडल घोषित हुए थे उसके अनुसार हमें मतलब इन्हें व्यवस्थित करना है। तो नीलगिरी आपका हुआ था 1986 में। ठीक है, 86 में, यानी कि नीलगिरी पहले हुआ था। तो दो ऑप्शन यहाँ पर 5 का दिखा रहे हैं। तो इसके बाद में मानस आपका, ठीक है, तो 5-1। अब यहाँ पर 5-1 आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हमारा नीलगिरी, फिर मानस, फिर सिमलीपाल,
फिर कंचनजंगा और सबसे लास्ट में है शेषाचलम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एरोसोल हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं, यह ग्लोबल कूलिंग के कारक हो सकते हैं। तो सत्य कथन को बताना है ना। तो एरोसोल के संबंध में काफ़ी अच्छी मतलब ये बातें दी गई हैं लाइन, तो आप पीडीएफ में ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ऑप्शन सेकंड, कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। असत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग के बारे में सुना ही होगा आपने कहीं ना कहीं, करंट में या वैसे भी। तो दोनों कथन सत्य है, यहाँ पर असत्य को चुनाव करना था पर दोनों सत्य हैं, तो ना तो पहला असत्य है ना ही दूसरा असत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए टैगा बायोम, बी विस्फती वन बायोम, सी मानसूनी बायोम या डी टुंड्रा बायोम, है ना। यहाँ पर पूछ रहे कि आर्कटिक मरुस्थल है, यानी कि जो आर्कटिक में मरुस्थल है उसके बारे में। देखिए टुंड्रा बायोम हो जाएगा, क्योंकि यह अत्यल्प एवं विरल जीव समुदाय एवं दुष्कर परिस्थितियों में, यहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर इंसान का जीवन बहुत मुश्किलों भरा होता है। वहाँ पर धूप जाती ही नहीं है, ऑल टाइम बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पर चीज़ें पनप नहीं पाती। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति कभी जाते हैं किसी रिसर्च के लिए वैसे, तो उनका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा होता है। ठीक है, इसलिए आर्कटिक मरुस्थल जानते हैं, वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी वहाँ पर नहीं होती, नॉर्मल जीवन वहाँ नहीं पनपता है, तो इसलिए इसे आर्कटिक मरुस्थल का नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपोर्ट से है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऐसी ये संस्थाएं बहुत आती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव कोष, बी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या डी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ही रिलीज़ करता है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन में देखी गई है वृद्धि दर, कमी, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि मैंग्रोव में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है, तो बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कितने % की हुई वो आप PDF से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का वार्षिक जैव द्रव्यमान न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए प्रेयरी, बी टैगा, सी पतझड़ या डी गहरे सागर। वार्षिक जैव द्रव्यमान के बारे में बात हो रही है, न्यूनतम होता है ना, तो गहरे सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या डी उपरोक्त सभी। प्रवाल भित्ति भारत में पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जरूर अच्छे से पढ़िएगा। फिलहाल उपरोक्त सभी में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम वन नीति कब अपनाई गई थी। ऑप्शन ए 1894, सेकेंड 1980 में, थर्ड 80 में या डी 1994 में। तो प्रथम वन नीति की बात है, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आपकी 1894 में अपनाई गई थी। ओके, हाथी घास किस एक बायोम में पाया जाता है। ऑप्शन ए सदाबहार वर्षावन बायोम, बी सवाना बायोम, सी सागरी बायोम या डी मानसूनी बायोम। रिपीट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, सिर्फ लैंग्वेज बदल जाती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सवाना बायोम में भूमध्य रेखा के दोनों और 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, यहाँ घास की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल प्रदूषकों की संख्या है। ऑप्शन ए 0.5, बी 4, सी 8 या डी 10। तो यानी कि कितने प्रदूषक शामिल है ये इसमें ध्यान रखना है। तो 8 प्रदूषक शामिल हैं, कौन कौन से हैं उनको आप जरूर PDF से पढ़िएगा। मैं PDF के बारे में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिर टाइम बहुत लगता है और टेस्ट सीरीज अनावश्यक लंबी हो जाती है ना। मैं चाहती हूँ आपका टाइम बच जाए, PDF से आप अच्छे से रिवाइज भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, बी न्यूजीलैंड में, सी हंगरी में या डी अर्जेंटीना में। कैटरबरी या कैंटरबरी भी बोलते हैं इसे, है ना, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ओके, और इसकी PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इसके आंसर में और भी चीज़ें इंक्लूड हैं। कुछ पौधों द्वारा प्रतिस्पर्धी पौधों की यानी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वृद्धि रोकने के लिए एलर्जिक रसायनों का छिड़काव या स्राव किया जाता है, इस प्रवाह को कहते हैं। ऑप्शन है सहजीविता, सोहपकारिता, एलिलोपैथी या डी पैरासिटिज्म, है ना। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उसे एलिलोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परितंत्र के औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता निम्नतम है। ऑप्शन है ज्वारात्मक, बी घास क्षेत्र, सी खुले सागर या
डी टुंड्रा तथा अल्पाइन क्षेत्र में। परितंत्र की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर सी खुले सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, खाद्य जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में कमी आती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पारिस्थितिक पिरामिड का विचार चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। तो यहाँ पर सत्य कथन का चुनाव करना है। तो कथन एक असत्य है, क्योंकि खाद्य जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में वृद्धि होती है, ना कि कमी आती है। यहाँ पर इन्होंने लिखा कमी आती है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, कारण सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का भी इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कथन और कारण सही है कि नहीं, तो ये हमें चेक करना है ना कि लाइकेन में सल्फर डाइऑक्साइड का दुष्प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमन्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 0.005 मिलीग्राम लीटर, ऑप्शन बी 0.050 मिलीग्राम प्रति लीटर, या ऑप्शन सी 0.500 मिलीग्राम प्रति लीटर, या ऑप्शन डी 5.500 मिलीग्राम प्रति लीटर, है ना। तो आर्सेनिक तत्व की अनुमन्य मात्रा होनी चाहिए पानी में, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन बी यानी कि यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन के दौरान की गई थी। ऑप्शन है रियो अर्थ सम्मेलन 1992, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, क्योटो सम्मेलन 1997, या रोटरडैम सम्मेलन 1998 में, है ना। तो सारी एजेंसीज इंपॉर्टेंट है। तो रियो अर्थ समिट 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ये शब्द है, ये संबंधित व्यक्ति है। हरित विकास WM एडम्स, पारिस्थितिक तंत्र टांसले, इकोलॉजी अर्नस्ट हेकल, जैव विविधता एडवर्ड सुयस। तो जो आपका जैव विविधता के ये हैं, ये जैव विविधता गलत है। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए, है ना, यही आपका ऑप्शन है, यानी कि ये गलत सुमेलित। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है एडवर्ड सुयस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। ऑप्शन है बायोपाइल्स, बी बायोवेटिंग, सी बायो सिस्टमुलेशन, या डी जैव छिड़काव, है ना। तो यहाँ पर ए जैव उपचार की स्वस्थानीय तकनीक, बायोवेटिंग जैव छिड़काव, या बायो स्टिमुलेशन जैव संवर्धन। ऑप्शन ए बायो, यहाँ पर इन्होंने पूछा पद्धति नहीं है, ठीक है, तो ये बायोपाइल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किस मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी पर्यावरण निदेशालय मंत्रालय, या डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ओके। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा यह परिभाषित किया गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ऑप्शन है वन नीति 1952, बी वन संरक्षण अधिनियम 1972, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ओके। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। ऑप्शन है एग मार्क, बी वाटर मार्क, सी इको मार्क, या डी ISI मार्क, है ना। तो जो मैत्रीपूर्ण होते, ये क्वेश्चन रिपीट है, आयोग ने इसे पूछा था, और इको मार्क का उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। सेकंड ऑप्शन, यह कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए बी पहला और दूसरा, या ना तो पहला और ना ही दूसरा। ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल सच है, मतलब सत्य है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता, उपरोक्त में से कौन सा से धारणीय विकास के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धारणीय विकास में आपके उपरोक्त सभी सम्मिलित हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सागवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी यूकेलिप्टिस शीतोष्ण सदाबहार वन, या चीड़ शीतोष्ण पर्णपाती वन। फैक्ट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, हो जाएगा चीड़। ठीक है, अब बाकी आप उसको पढ़ेंगे तो ये शीतोष्ण सदाबहार ये पर्णपाती नहीं है, ये शीतोष्ण सदाबहार वन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। उपरोक्त निम्न में से किस प्रकार के वन की विशेषता है? भूमध्य सागरी वन, शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो हाँ, इन्होंने पूरे वन के प्रकार होते हैं उसके बारे में बात की है। अब हमें यहाँ पर आंसर बताना है, इसको समझ के फिर इसको आंसर बताना है। तो इन्होंने बोला सदाबहार वृक्ष होते हैं, है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये शंकुधारी वन की बात हो रही है। ओके, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक परजीवी पौधा है? ऑप्शन ए आर्किड, बी ब्रोमिलाइड, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्किड और ब्रोमिलाइड उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के परजीवी पौधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन कारण का है। कथन है गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। कारण दिन के समय में ऐसा फिल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। तो हमें कथन और कारण को पढ़ के सही आंसर बताना है। तो फिलहाल हमारा आंसर ए सही है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है और सुसु नाम से ये आ चुका है, मतलब उसमें भी सुसु ही था, आयोग ने क्वेश्चन बनाया है। बट इसमें हमें असत्य कथन का चुनाव करना है, ना कि सत्य। तो कथन एक और दोनों सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, क्योंकि गलत ही नहीं है, वो तो असत्य पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। बी धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा से कथन सत्य है, ये बताना है। तो फिलहाल तो आपका ऑप्शन केवल सेकेंड ही सही है, पहला गलत है। ओके, चलिए तो अब इन्होंने कुछ 8 से 10 क्वेश्चन इन्होंने करंट के रख दिए हैं, तो हमारे लिए बस यहीं तक उपयोगी थे। तो हम अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज मिलते हैं, ये आपका फाइनल पार्ट है। ओके, और इसके साथ में PDF भी आपको मिल जाएगी सारे आंसर्स की। तो थैंक यू फ्रेंड्स।